हेलो दोस्तों, एपेक्स कैडेट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने अब तक बंगाल पर चर्चा की थी। बंगाल में प्लासी का युद्ध पड़ा, बक्सर का युद्ध पड़ा, इस तरीके से युद्धों पर चर्चा की। मैंने आपको बताया था कि जो प्लासी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों ने, वो तो एक जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके करीबियों ने धोखा दिया और उस धोखे के कारण अंग्रेज उस युद्ध को जीत गए। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की रणनीति का पता चलता है। ये जो बक्सर का युद्ध था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया और प्लासी का जो युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा। आज उसी टॉपिक पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? मैंने आपको बताया था कि बंगाल में जो द्वैध शासन आया था वो एक प्रकार से दो तरीके के शासन करने के लिए उत्तरदायी था। इसमें क्या हुआ था कि बक्सर का जो युद्ध था 1764 में जो हुआ, उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। भारतीय संघ के जो राजा थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये परास्त हो जाते हैं। बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें एक संधि होती है 9 अगस्त 1765 और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765। मैंने आपको बताया था उसी संधि के माध्यम से नींव तैयार होती है द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव की एक अच्छी सूझबूझ की तरकीब के माध्यम से बनाया गया शासन। यह शासन ऐसा शासन था, प्रशासन का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व मुगल सम्राट पर डाल दिया। यानी द्वैध शासन क्या था? अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि द्वैध शासन था क्या। बंगाल में लगाया गया। द्वैध शासन में दो प्रकार का शासन, जैसे प्रशासन राजस्व संबंधी और दीवानी। ये तो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ध्यान आ रहा होगा। ये किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया ये। और आंतरिक शांति व्यवस्था, आंतरिक शांति व्यवस्था जो ली, और फौजदारी न्याय, ये जो फौजदारी न्याय थे, ये मुगल सम्राट के अधीन कर दिए। ध्यान दो इस पॉइंट पर कि जो प्रशासन था, वास्तविक प्रशासन, वो कंपनी ने अपने पास रखा। राजस्व संबंधी अधिकार अपने पास रखे। दीवानी यानी राजस्व वसूली के जो अधिकार थे वो अपने पास रखे। प्रशासनिक अधिकारी कंपनी ने अपने रखे। लेकिन अगर बंगाल के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका उत्तरदायित्व मुगल सम्राट पर होता था। यानी प्रशासन कंपनी के पास, लेकिन कोई घटना घटित हो रही है तो मुगल सम्राट के पास। यानी कंपनी ने उत्तरदायित्व नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लिया। अगर बंगाल की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करती थी तो रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट से कहकर युद्ध शांत करा देते थे। तो इस प्रकार से तैयार होता है आपका द्वैध शासन। तो द्वैध शासन लागू किसने किया और किस संधि में हुआ? मैंने आपको बताया था 1764 में होता है आपका बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, हेक्टर मुनरो जीतता है। कौन जीतता है? हेक्टर मुनरो। और इधर बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष से कौन कौन थे? मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब था, और मैंने बताया था मीर कासिम। ये भारत की तरफ से होते हैं। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। जीत कौन जाता है? हेक्टर मुनरो। इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वापस आता है और संधि करता है, और वो संधि होती है, मैंने बताया था, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। और इसी संधि 1765 में हुई
इसी संधि के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मैंने आपको बताया था कि प्लासी का जो युद्ध था षड्यंत्र करके किया गया युद्ध था और इस षड्यंत्र का शिकार होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दिया जाता है और जो षड्यंत्रकारी था सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, उसी गद्दी पर बिठा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीर जाफर, क्योंकि मैंने बताया था ये जो मीर जाफर था इसी ने गद्दारी की थी। ये जाकर के अंग्रेजों से मिल गया क्योंकि इसे बंगाल का नवाब बना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की। 1756 में एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। सितंबर 1756 में इस संधि हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला ने की थी ये संधि। देखो, अंग्रेज बंगाल के नवाब से संधि करते थे। अगर अंग्रेजों के अनुरूप काम होता था तब तो बंगाल का नवाब बना रहता था, जैसे ही विपरीत गया उसे हटा दिया जाता था। क्योंकि सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि। जब सिराजुद्दौला ने व्यापार पर टैक्स लेना शुरू किया, सिराजुद्दौला को हटा दिया, उसके सेनापति मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। मीर जाफर ने परेशान करना शुरू किया अंग्रेजों को, तो मीर जाफर को गद्दी से हटाया, उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम स्वाभिमानी व्यक्ति, मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और वहां अंग्रेजों की सेना कम थी। अंग्रेजों ने सोचा ये तो हमें कुछ नहीं करने देगा, मीर कासिम को हटा दिया, उन्हें मीर जाफर गद्दी पर बिठा दिया। मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर को हटा के उसका अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला गद्दी पर बैठ जाता है। यानी जो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाता था वही बंगाल का नवाब बनता था। इसका आंसर होगा अलीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया? मैंने अभी बताया कि जो बंगाल में जो नवाबों का क्रम था, बंगाल में जो नवाबों का क्रम था वो किस प्रकार से था, इस चीज को समझो। ये बंगाल से कैसे अपनी राजधानी चेंज कर दी। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में राजधानी रही थी बंगाल की ढाका। बंगाल की शुरुआत में राजधानी क्या थी? ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी। ढाका के बाद राजधानी आई मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के बाद राजधानी गई मुंगेर। मुर्शिदाबाद राजधानी लेकर के आता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, मैंने आपको बताया था बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद गद्दी पर बैठता है सरफराज खान। वैसे सरफराज खान से पहले भी एक बैठता है, उसका नाम था सुजाउद्दीन खान। कुछ दिन के लिए रहता है ये सुजाउद्दीन खान, ये कुछ समय के लिए ही रहता है। यानी मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन खान और फिर सरफराज खान। इस सरफराज खान की हत्या कर देता है आपका अलीवर्दी खान। ये क्रम है आपका बंगाल के नवाबों का। और जो अलीवर्दी खान है इसके कोई पुत्र नहीं होता है, 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियों में जो छोटी पुत्री थी उसका एक पुत्र होता है, वो होता है सिराजुद्दौला। और ये जो सिराजुद्दौला था इसे प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र करके मार दिया जाता है। यहां पर गद्दी पे बैठता है फिर मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद गद्दी पे आता है मीर कासिम, और फिर पुनः कौन आ जाता है? मीर जाफर। मैंने आपको बताया था कि ये
ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाते तब तो ये बने रहते, जैसे इन्हें घाटा दिखा हटा देते थे। तो यहाँ सोचने वाली बात देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बन सकता है। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली, लेकिन बंगाल का स्वतंत्र नवाब अलीवर्दी। ये स्वतंत्र नवाब था बंगाल का, मतलब ये था कि ये जो ऊपर के 3 नवाब थे ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड जो बाद में गद्दी पर बैठता है और उससे पहले जो शासक था खररुखसर, उसकी बातें मानते थे। यानी मुगल सम्राट जो होता था उसके आदेश से चलने वाले नवाब थे ये। अलीवर्दी खान ने स्वयं को स्वतंत्र नवाब घोषित किया और इसके बाद नवाब अपनी मन की चलाए। अब देखिएगा क्वेश्चन और क्या बनेगा कि बंगाल में राजधानियों का क्रम क्या था। ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर। क्वेश्चन यहां से बनेगा निम्नलिखित में क्रम क्या था नवाबों का, तो ये 4 ऑप्शन दे सकता है, यहां से क्रम याद रखना। प्लासी के युद्ध के समय नवाब कौन? सिराजुद्दौला। जो बक्सर की लड़ाई हुई उस बक्सर की लड़ाई के समय नवाब कौन? मीर जाफर। यहां पर मीर जाफर बक्सर की लड़ाई में भी था, प्लासी की लड़ाई में भी था और दोनों ही युद्धों में गद्दारी की भूमिका निभाई मीर जाफर। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों से मतभेद होने पर, देखो मतभेद हो रहा है तो हटाया जाएगा। मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया? मुंगेर। आंसर क्या होगा इसका? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उस युद्ध का विजेता था अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट जो क्लाइव था वो प्लासी का था, यानी प्लासी के युद्ध का विजेता क्लाइव था, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का विजेता था। तो इसका आंसर क्या होगा? हेक्टर मुनरो। क्या आंसर होगा इसका? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बक्सर के युद्ध की परिणति की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला खत्म होता है, मीर जाफर नवाब बनता है। अब मीर जाफर को हटा दिया जाता है, मीर कासिम गद्दी पर बैठता है। मीर कासिम को हटा करके पुनः किसको बना दिया जाता है? मीर जाफर को बना दिया जाता है। तो बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। मतलब ये था जो व्यापार होता था इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो दुरुपयोग करने लगी। बंगाल के नवाब से बिना पूछे पूरे बंगाल के अंतर्गत व्यापार करने लगे। ये बात बंगाल के नवाब मीर कासिम को अच्छी नहीं लगी। मीर कासिम को अच्छी लगे या बुरी लगे, कंपनी को क्या फर्क पड़ता था, वो तो नवाब बदल देते थे। इसलिए मीर कासिम को तो हटा दिया, मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बिठा दिया। अब मीर कासिम जाकर के मिलता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से। इन तीनों की यानी शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और आपका मीर कासिम, ये तीनों लोग बक्सर के मैदान में पहुंच जाते हैं और युद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? अभी बताया मैंने कि जो शाह आलम था मुगल सम्राट वो था, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला वो था और मीर कासिम था। तो निजाम मैसूर का शासक यहाँ होगा ही नहीं, पेशवा निजाम और मुगल सम्राट ये भी नहीं होगा, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, ये करेक्ट आंसर है, आंसर सी। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? प्रथम कर्नाटक युद्ध, बिल्कुल नहीं जीता। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ने जीता। प्लासी का युद्ध क्लाइव ने जीता, आंसर होगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? मैंने बताया था कि बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार मिले। दीवानी अधिकार मतलब
राजस्व वसूलने का अधिकार। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अभी भी अंग्रेजों को बंगाल के नवाब के आदेश की जरूरत पड़ती थी। तो राजस्व वसूली के लिए अभी भी बंगाल के नवाब के सूबेदार लगे हुए थे, दीवान लगे, इसलिए बंगाल पे उनका अधिकार हो गया। ये प्लासी के युद्ध में ही हो गया था। अंग्रेजी सेना में वृद्धि हुई, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा बंगाल में दीवानी अधिकार नहीं था, क्योंकि इन्हें व्यापार से मतलब था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को अभी भी ये दिखाना चाहती थी कि हम व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए हैं, तो एक भयंकर रणनीति तैयार हो जाती कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर ही झगड़ा करती थी, इसका आंसर होगा व्यापार। सीमा विस्तार इसलिए नहीं क्योंकि अंग्रेज सीमा विस्तार कर रहे थे अपना, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे। तो व्यापार पर नवाब के साथ मतभेद होते थे, लेकिन धार्मिक कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? क्लाइव नवाब का सलाहकार बना, बिल्कुल गलत बात रहेगी। वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ। क्लाइव को बंगाल की सत्ता हासिल हुई, वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। मैंने अभी बताया आपको कि बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का जो नवाब था वो कौन था? शुजा-उद-दौला। मैंने अभी बताया कि बक्सर के युद्ध में नवाब शुजा-उद-दौला ही जाता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सफदरजंग वजीर था, वाजिद अली शाह, ये भी नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पर, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मैंने बताया मीर जाफर गद्दी पर बैठा था। इसी का सेनापति था जिसने षड्यंत्र करके प्लासी की लड़ाई में हरा दिया था सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। सिराजुद्दौला को मीर जाफर का पुत्र मीरन, ये जो मीरन है ये मीर जाफर का पुत्र है, यही खत्म करता है शाह आलम मुगल सम्राट, इसलिए इसका आंसर होगा मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति। अब देखो कूटनीति शब्द आया है, अब कूटनीति में इसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति थे, जैसे अमीर चंद, माणिक चंद, इसका सेनापति मीर जाफर, इन लोगों को एकत्रित कर लिया और रणनीति तैयार की क्लाइव ने। सिराजुद्दौला की गलत नीति नहीं थी, सिराजुद्दौला के जो साथी थे उन्होंने ही गद्दारी की थी। सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया गया, सेनापति ने विद्रोह नहीं किया था, वो तो युद्ध में ही पाला पलट देता है मीर जाफर जाके, इसलिए इसका आंसर हुआ क्लाइव की कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी कहाँ है? अभी बताया मैंने बंगाल में पड़ता है प्लासी। 16वीं सदी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी? मैंने अभी बताया आपको कि अंग्रेजों का पूरा व्यापार पर फोकस था। किस नवाब ने, यानी बंगाल के नवाब की बात हो रही है, जो इनमें से ही होगा कोई, किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी? इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। मैंने बताया अलीवर्दी खां एक स्वतंत्र शासक था, तो इन्होंने क्या किया कि मुगल दरबार को जो टैक्स जाता था उसकी राशि कम कर दी, क्योंकि इसने स्वयं को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया था और इससे पहले के थे वो नवाब मुगल सम्राट को कर भेजते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खां। अब ये सरफराज खां अब भी गुलाम था मुगल सम्राट का, मैंने बताया स्वतंत्र कौन बनता है? अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां पहला नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी अपने ही नाम पर। अपने नाम पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है जो इसके बाद होता है, क्लियर है? इसलिए इसका आंसर अलीवर्दी खां। इसी अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों से तुलना की थी यूरोपियन लोगों की। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित कौन था?
मैंने बताया था कि एक तरफ थे अंग्रेज हेक्टर मुनरो और एक तरफ था बंगाल का नवाब मुगल सम्राट और मीर कासिम यानी दिल्ली का बादशाह। एक शब्द आया इसमें बादशाह। देखो इस्लाम की दुनिया में दो शब्द होते हैं, एक होता है बादशाह और एक शब्द होता है सुल्तान। और एक शब्द होता है खलीफा। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में जब ये शब्द आए तो इन्हें ध्यान से पढ़ना, सोचना, समझना, तब आंसर टिक करना। यहां पर एक शब्द आया दिल्ली का बादशाह। अब देखिए ये जो सुल्तान होता है ये कौन होता है? ये सुल्तान स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता, इस्लाम जगत स्वतंत्र नहीं होता। ये खलीफा की बातों का अनुसरण करता है, मतलब मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम जगत में खलीफा का जो आदेश होगा वो सुल्तान को मानना होगा। जबकि बादशाह स्वतंत्र होता है, वो अपने खुद के कानून तैयार कर सकता है, यानी ये स्वतंत्र होता है, इसे खलीफा के आदेशों की जरूरत नहीं होती। तो दोनों में से क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए सुल्तान की उपाधि सबसे पहले भारत में किसने धारण की? उसका नाम था महमूद गजनवी। नाम सुना होगा महमूद गजनवी। और बादशाह की उपाधि ये की थी बाबर ने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मतलब अपने खुद के कानून से चलता था बाबर, जबकि महमूद गजनवी खलीफा से आदेश पत्र लेकर के शासन करता था। यानी जो मुस्लिम जगत से आदेश जारी होता था उसके अकॉर्डिंग काम करता था। यानी बाबर के समय तक मुस्लिम जगत का जो खलीफा होता था उसके अकॉर्डिंग काम करता था। हालांकि बीच बीच में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ शासकों ने शासन अपने तरीके से किया और स्वयं को खलीफा भी घोषित किया। वो हम जब पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। ये खलीफा कौन होता है? खलीफा मुस्लिम जगत का प्रमुख होता था, अब तो नहीं है, मुस्लिम जगत का प्रमुख होता था। यानी मुस्लिम जगत का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं खलीफा। यानी जो नियम बनाएगा मुस्लिम संप्रदाय के अंदर वो यही बनेगा। देखिएगा अब वो कह रहा है दिल्ली का बादशाह। अब सीधी सी बात है, जब पहला व्यक्ति बाबर था तो मुगल काल में ही बात हो रही है, यानी बाबर के वंशजों में ही बात हो रही है। दिल्ली का बादशाह शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम बंगाल का नवाब, ये इसमें शामिल। मीर कासिम फ्रांसीसी शुजाउद्दौला नहीं होगा, मीर कासिम शुजाउद्दौला नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली का बादशाह। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली का सम्राट था वो नहीं। क्लियर है? यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गए हो? एक बार फिर बता दूं, बादशाह स्वतंत्र होता था, यानी वो शासन अपनी शरीयत के अकॉर्डिंग चला सकता था, जबकि सुल्तान स्वतंत्र नहीं था, उसे खलीफा से आदेश पत्र प्राप्त करना पड़ता था। जैसे आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलामी की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक आदेश पत्र लिया था खलीफा से। यहाँ पर खलीफा जो होता है वो मुस्लिम जगत का प्रमुख होता है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कहीं बादशाह लिखाएगा, कहीं सुल्तान लिखाएगा, तो इस पर गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन, अभी बताया मैंने आपको, कि तुलना मधुमक्खियों से की थी? वो था अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी। मीर जाफर नहीं, मीर कासिम नहीं, नजमुद्दौला नहीं। अलीवर्दी खां स्वतंत्र शासक बंगाल का। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। इसकी छोटी लड़की का पुत्र होता है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन, मीर कासिम, मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम हटा के फिर एक बना दिया जाता है और नजमुद्दौला मीर जाफर का छोटा पुत्र है, अल्प वयस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? यानी जो प्लासी की लड़ाई हुई थी
उसमें ब्रिटिश लोग जीते थे, उसका कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था। यहां पर मैंने बताया था बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बंगाल का नवाब मौजूद था। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ये भी नहीं हुआ। कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण कर लिया गया था प्लासी के युद्ध में, क्योंकि जब मीर जाफर से ये समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव का, तो उसमें ये बात तय की गई थी कि 24 परगना का क्षेत्र आपको मुझे देना पड़ेगा। तो मीर जाफर ने कहा मुझे आप बंगाल का नवाब बना दो, उसके बाद ये क्षेत्र आपका हो जाएगा। ये बात तय हुई थी, प्लासी की लड़ाई से तय। क्लाइव की बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्ति होती है, ये भी बात सही थी, लेकिन उससे पहले ये बात ज्यादा बेस्ट मानी जाएगी। वैसे ये भी बात सही थी। निम्न में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नवाब थे बंगाल के, वो सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट कौन कौन से लोग थे। मैंने आपको बताया था गद्दारों की तो फौज भरी पड़ी थी। माणिकचंद गद्दार था, जो लोकप्रिय नेता था बंगाल का। अमीचंद जो सेठ था, मैंने बताया था व्यापारी था, ये भी इसके खिलाफ था। जो इसका सेनापति था मीर जाफर, वो भी इसके खिलाफ था। मैंने आपको बताया था ब्लैक होल घटना हो जाती है, जिसमें हॉलवेल कहता है कि हमारे व्यक्ति मार दिए, 146 मार दिए। ब्लैक होल घटना होती है, वो भी इसके खिलाफ। यानी इसकी मौसी इसके खिलाफ, मौसी का पुत्र शौकतगंज इसके खिलाफ। यानी परिवार भी खिलाफ, व्यापारी भी खिलाफ, सामंत भी खिलाफ। यानी एक तरह से सिराजुद्दौला घिर चुका था। जब प्लासी के युद्ध में पहुंचते हैं, प्लासी के युद्ध में पहुंचते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। जब वहां पहुंचते हैं तो मीर जाफर जाता है, क्यों सेना प्रमुख था सिराजुद्दौला का, ये गद्दारी कर देता है युद्ध में सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला सोचता है मीर जाफर मेरी तरफ से, पर रियल में ये अंग्रेजों की तरफ से था, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से था। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो इसके साथी कौन थे, क्वेश्चन ये करा, ये तो गद्दार इतने थे, अब साथी कौन थे इसके साथ? कौन थे इसके साथ? थे छोटे छोटे जो सेना नायक के नीचे होते हैं। एक का नाम था मीर मदन, और एक का नाम था मीर मदन। साथी कौन कौन थे? मीर मदन, और एक का नाम था मोहनलाल, बताया था मैंने। तो प्लासी की लड़ाई में मीर मदन तो मारा जाता है, ये तो मर गया, इसे तो मार दिया जाता है मीर मदन। लेकिन मरने से पहले मोहनलाल से कह देता है कि सिराजुद्दौला को बचा के निकल जाए यहाँ से। सिराजुद्दौला निकल जाता है। इधर क्या होता है कि मीर जाफर अपने पुत्र मीरन से कह देता है कि सिराजुद्दौला यहाँ से निकल चुका है, जाके खत्म कर दे। मीरन जो है खत्म कर देता है किसको? सिराजुद्दौला। तो यहाँ इसका साथी कौन हुआ? मीर मदन और मोहनलाल। ऑप्शन में मोहनलाल नहीं है, मीर मदन दे रखा है, आंसर क्या होगा? मीर मदन। राय दुर्लभ सेना नायक था, जो मीर जाफर का दोस्त था, सेना नायक था। ये जो मीर जाफर था सेनापति था, इसी के साथ था राय दुर्लभ। ये भी गद्दार था, इसके साथ गद्दारी की थी। अमीचंद मैंने बताया था, ये जो अमीचंद था ये सेठ था, बंगाल का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति था। कृष्णदास कोई था ही नहीं इस बंगाल की पृष्ठभूमि में। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि सितंबर 1756 में सिराजुद्दौला के साथ संधि होती है, और इस संधि को ही तोड़ते हैं अंग्रेज, जिसके कारण पृष्ठभूमि तैयार होती है प्लासी की लड़ाई की। इसका आंसर होगा सितंबर 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने, यानी इनमें से बात हो रही है, ये नवाब याद कर लो तुम बस। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? मैंने बताया था सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है प्लासी की लड़ाई के बाद, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर जाफर से सौदा होता है 24 परगना क्षेत्र का, उससे वो ले लिया, बदले में कुछ ना कुछ ये लेते थे। अब जैसे ही मीर जाफर से 24 परगना क्षेत्र लिया, अब मीर जाफर अंग्रेजों के विपरीत होने लगा,
मीर जाफर को हटाने की कोशिश हुई, उसके दामाद मीर कासिम के पास पहुंच गए। अब मीर कासिम के पास जैसे ही पहुंचे तो मीर कासिम से सौदा हो गया कि भाई तू हमें मिदनापुर का क्षेत्र दे दे, हम तेरा जो ससुर है ना उसको टपका देंगे। अब मीर कासिम मिदनापुर का जो क्षेत्र था वो कंपनी को दे देता है। मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया जाता है, मीर जाफर को हटा दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। बाद में मीर कासिम हटा दिया जाता है, मीर जाफर फिर बिठा दिया जाता है, क्योंकि ये राजधानी चेंज कर देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। अंग्रेज सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मीर जाफर ही था। फिर जब इससे गद्दी छिनती है तो फिर ये रणनीति अंग्रेजों के खिलाफ बनाता है। मुगल सम्राट से और अवध के नवाब से जाके मिल जाता है, बक्सर का युद्ध तैयार हो जाता है। आगे अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? मैंने बताया था, इसे वजीर बनाया था। क्या बनाया था? वजीर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? मैंने बताया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी, तो राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में महत्वपूर्ण नया मोड़ आया। यानी महत्वपूर्ण मोड़ अंग्रेजों की नीति में क्या आया? मीर जाफर जो गद्दी पर बिठाया था प्लासी की लड़ाई के बाद, सने सने नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। करेक्ट आंसर है सने सने नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नवाब के अधिकारों को तो समाप्त करने का काम प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गया, और मीर जाफर प्लासी के युद्ध के समय से ही गद्दारी करने लगा भारत के जितने भी शासक थे और बंगाल के नवाब थे उनके खिलाफ। बाद में इसके साथ भी गद्दारी हो जाती है। नमक का सौदा करता है ये, नमक आराम व्यक्ति का, नमक का ही सौदा करेगा। ये आज हमने 25 क्वेश्चनों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।